नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 4, जो कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 VBI ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, जो कि एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के बच्चे तैयार हो जाओ एंड आप टारगेट 400 आराम से पास कर सकते हैं। बस आप जुड़े रहे प्रभात एजुकेशन सेंटर से। तो दोस्तों, आप मेरे मोबाइल नंबर से जुड़े एंड जो भी दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं। चलते बिना लेट करते हुए आज हिंदी का पार्ट 4 की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर भारतीय के संविधान के निर्माण में यानी जब बनाया गया संविधान तो उसमें प्रमुख भूमिका यानी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो देखो, एक नंबर में भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फुले या राजगोपालचारी या महात्मा गांधी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब बने रहे शुरू से अंत तक और इस पार्ट का आनंद उठाएं, हिंदी पार्ट 4 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड 2 नंबर दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए या भाईचारे के लिए या रूढ़िवादिता के लिए, ये इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बिना लेट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 20 के दांत कैसी कहानी। तो 20 की दांत कैसी कहानी है, सामाजिक या ऐतिहासिक या धार्मिक या मनोवैज्ञानिक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। तो 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील या प्रोफेसर या डॉक्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो आपको पता होना चाहिए कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, माता या सेन साहब या खोखा या पिता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो, बिल्कुल सही हो जाएगा, पिता। तो मदन किसके हाथों से पिटाता था, तो पिता के हाथों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मैक्स मिलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मिलर की मृत्यु कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए 16 अक्टूबर 1901 या 20 अक्टूबर 1901 या 24 अक्टूबर 1900 या 28 अक्टूबर 1900। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। यानी कि मैक्स मिलर की मृत्यु कब हुई, 28 अक्टूबर 1900। मैक्स मिलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में पक्का हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, बिहार हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है, वनस्पति विज्ञान से या प्राणी विज्ञान से या मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानव विज्ञान से। तो यानी नृवंश विद्या का संबंध किससे, मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रसखान को किसने दीक्षा दी। तो रसखान को दीक्षा किसने दी, वल्लभाचार्य ने या गोकुलनाथ या गोस्वामी विठलनाथ या गोरखनाथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ। तो रसखान को किसने दीक्षा दी, गोस्वामी विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बिना लेट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं दे रहा है। कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं देता या नहीं दे रहा। तो धन या शिक्षा, स्वाधीनता या भारतीयता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीयता। यानी भारत नहीं दिखाई दे रहा है, भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है, सब विदेशी पहनावा ओढ़ावा दिखाई दे रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी क्वेश्चन क्या था, तो कवि प्रेमधन को भारत में क्या नहीं दिखाई दे रहा था, भारतीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की।
तो प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? धनी समाज या कलावंत समाज या रसिक समाज या भक्त समाज? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रसिक समाज। यानी कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? रसिक समाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? प्रवास, रामागमन या आनंद अरुणोदय या नागरी नीरद या आनंद का दाम्बनी? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागरी नीरद। तो प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो यानी नागरी नीरद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? मूर्ति को या माता को या वी माता को या भारत माता को? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत माता को कहा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ना कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? तो सरस्वती देवी, ये लक्ष्मी देवी, ये बुधिया देवी, ये सुमित्रा देवी? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती देवी। यानी सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पंत जी के पिताजी का क्या नाम है? पंत जी के पिता का नाम था गंगादत्त या गंगाधर या श्रीधर या शिवदत्त? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंगादत्त। पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जो कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी के पिता थे, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर सिंह या सूर्यदेव सिंह या रवि सिंह या दिनेश सिंह? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रवि सिंह। तो दिनकर जी के पिता थे रवि सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनतंत्र का जन्म कविता अगर पढ़ेंगे उसमें कवि ने यानी कि जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को या राजा को या देवता को या राक्षस को? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता को। तो जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? गवाक्ष का अर्थ होता है गौ की सींग या गौ की आंखें या बड़ी खिड़की या इनमें से कोई नहीं? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बड़ी खिड़की। गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? बड़ी खिड़की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है? कुमार अज्ञेय या सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय या डॉक्टर हिरानंद अज्ञेय या वात्स्ययन कुमार अज्ञेय? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश या भोपाल मध्य प्रदेश या जयपुर राजस्थान या राजगिरी बिहार? जो कि आपका ऑप्शन नंबर कुशीनगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अज्ञेय के पिता का नाम है। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर कृष्णानंद शास्त्री या वात्स्ययन शास्त्री, सच्चिदानंद शास्त्री या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो अज्ञेय का पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलते बिना लेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर या सच्चिदानंद हिरावासन अज्ञेय या गोपाल सिंह नेपाली या इनमें से कोई नहीं? तो हिरोशिमा के रचनाकार है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हिरोशिमा के रचनाकार सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहां से निकला?
निकलता है। तो हिरोशिमा पार्ट में वर्णित सूरज कहां से निकलता है? अंतरिक्ष से, या जल से, या फटी मिट्टी से, या बादल से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फटी मिट्टी से। तो हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहां से निकलता है? तो फटी मिट्टी से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कभी अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? कभी अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? पूरब से, या दक्षिण से, या आकाश से, या नगर के बीचों बीच से? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नगर के बीचों बीच से। तो कभी अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो नगर के बीचों बीच से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हिरोशिमा कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा कहाँ है? अमेरिका में, या यूरोप में, या भारत में, या जापान में? तो आपको पता होना चाहिए हिरोशिमा कहाँ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिल्कुल चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार, एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा? एक वृक्ष की हत्या जो कि कुंवर नारायण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है कुंवर नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? तो कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? देश की सेना को, या घर के बाहर खड़े वृक्ष को, या घर के दोपहर को, या इनमें घर के पहरेदार को, या इनमें से कोई नहीं? जो कि आपका ऑप्शन नंबर घर के खड़े वृक्ष को हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन था कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घर के बाहर खड़े वृक्ष को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? बृहद आदमी को, या वृद्ध वस्तु को, या पुराना वृक्ष को, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो वृद्ध यानी कि पुराना वृक्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? पुराना वृक्ष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? धन हीनता से, या भूकंप से, या लुटेरों से, या झंझट से? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लुटेरों से। तो यानी कि कवि के अनुसार घर के किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? यानी कि लुटेरों से। तो यानी कि इसी के साथ आज का हिंदी का पार्ट 4 समाप्त होता है दोस्तों। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, यानी कि कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को आपको देखने के लिए शुक्रिया दिल से। एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलें। एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है और वो भी फायदा उठा लेगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं नंबर पे। कोई अगर दिक्कत हो तो प्रभात एजुकेशन सेंटर से जुड़ने के लिए आपको शुक्रिया। थैंक यू।